नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, मैं दिलकुश सांकला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज जीके की क्लास लेके आया हूं जो आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए एक बढ़िया शानदार बैच होने वाला है। इस बैच का नाम रफ्तार बैच है। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू धर्म में देवों को बोधों के स्वामी, रोगों के उपचारक और धन के दाता माना जाता है। हमारा ए ऑप्शन है उषा, बी ऑप्शन है यम, सी ऑप्शन है वारुणी, डी ऑप्शन है सोम। तो हमारा इसमें डी ऑप्शन सही है, सोम। हिंदू धर्म में सोम देवों को बोधों का स्वामी, रोगों का उपचारक और धनदाता माना जाता है। वरुण को समुद्र का देवता, विश्व के नियामक, सत्य के प्रतीक, ऋतु परिवर्तन के देवता के रूप में जाना जाता है। हिंदू धर्म में उषा को भोर की देवी माना जाता है और यमराज को मृत्यु का देवता माना जाता है। मतलब हिंदू धर्म में सोम को तो क्या माना जाता है, पौधों का स्वामी माना जाता है और उपचारक और धन का दाता माना जाता है। और वरुण को समुद्र का देवता या विश्व के नियामक, सत्य के प्रतीक, ऋतु परिवर्तन के देवता के रूप में भी जाना जाता है। किसको? वरुण को माना जाता है। और उषा को भोर की देवी माना जाता है। उषा को किसकी देवी माना जाता है? भोर की देवी माना जाता है। और यम को मृत्यु का देवता माना जाता है। तो हमारा इसमें डी ऑप्शन ऑल राइट करेक्ट है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है? ए ऑप्शन है संन्यास, बी ऑप्शन है मोक्ष, सी ऑप्शन है अर्थ, डी ऑप्शन है वैशेषिक। तो हमारा इसमें डी ऑप्शन ऑल राइट करेक्ट है, वैशेषिक। हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा वैशेषिक दर्शन है। वैशेषिक दर्शन का प्रवर्तक कणाद मुनि को माना जाता है। इस दर्शन के सिद्धांत न्याय दर्शन के सिद्धांत के समान ही है। वैशेषिक दर्शन का मुख्य उद्देश्य बाह्य जगत की व्यापक समीक्षा करना है। वैशेषिक दर्शन के अन्य दर्शन को 16 तत्वों की अपेक्षा अकेले 7 तत्वों को स्वीकार किया जाता है। तो हमारा इसमें डी ऑप्शन ऑल राइट करेक्ट है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस वेद को कर्म कांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? ए ऑप्शन है यजुर्वेद को, बी ऑप्शन है सामवेद को, सी ऑप्शन है ऋग्वेद को और डी ऑप्शन है अर्थवेद को। तो हमारा इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है, यजुर्वेद को। यजुर्वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है जो कि बलिदान धर्म की स्थापना करता है। यजुर्वेद किसकी स्थापना करता है? बलिदान और धर्म की स्थापना करता है। इसे यज्ञ वेद भी कहते हैं। और यजुर्वेद को क्या कहते हैं? यज्ञ वेद भी कहते हैं। इसके पाठ्यकर्ता को अर्थव्यू कहा जाता है। इसमें यज्ञों के नियम, विधि, विधानों का संकलन तथा बलिदान विधि का वर्णन मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य एवं पद दोनों में शामिल है, जबकि रचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल है। यजुर्वेद में कितने मंडल है? 10 मंडल है। 1028 सूक्त एवं 10,600 रचनाएं। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, यजुर्वेद से संबंधित है। ए ऑप्शन है गायत्री मंत्र, बी ऑप्शन है यज्ञ के अनुष्ठान, सी ऑप्शन है जादू और टोना और डी ऑप्शन है राग।
तो हमारा इसमें बी ऑप्शन सही है, यज्ञ के अनुष्ठानों से। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। यजुर्वेद का संबंध यज्ञ के अनुष्ठानों तथा मंत्रों के संग्रह से है और 4 वेदों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अर्थवेद में यजुर्वेद तीसरा वेद है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं होती है, एक तो कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, यजुर्वेद की कितनी शाखाएं होती है? कितनी शाखाएं होती है मैंने अभी बताया था, 2 शाखाएं होती है। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। यजुर्वेद की 2 शाखा हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। अभी बताया था मैंने आपको। यजुर्वेद की 85 शाखाओं की चर्चा मिलती है। कितनी शाखाओं की चर्चा मिलती है? 85 शाखाओं की चर्चा मिलती है, किंतु आज उनमें से केवल ये 4 ही उपलब्ध है। कठ और कपिष्टल शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखा है तथा कृष्ण यजुर्वेद की शाखाएं कण्व और मादंधी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की है? यह क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट है, वेरी वेरी मोस्ट है, क्योंकि यह क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में 2018 में आया हुआ है और आरआरबी ग्रुप डी में ये तो 1 तारीख को आया हुआ है और ये 3 तारीख को आया हुआ है। यही क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। आरआरबी में ग्रुप डी में 3 बार रिपीट हो गया, आरआरबी एनटीपीसी में 1 बार रिपीट हो गया। तो यह क्वेश्चन आने की संभावना है, तो इसको मोस्ट जरूर लगा लेना। ए ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, बी ऑप्शन है अलाउद्दीन, सी ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, डी ऑप्शन है मोहम्मद गौरी। तो हमारा इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने कई प्रशासनिक परिवर्तन किए, जिनमें 2 आम में कर वृद्धि, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन तथा राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाना शामिल है। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से कहां पर की थी? दौलताबाद। किस सन में की थी? 1351 में की थी। और इसकी मृत्यु पर इतिहासकार बदायूनी ने लिखा है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिलती है। ये लाइन जरूर याद रखना, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली है? अभी बताया था मैंने, दौलताबाद। तो इसमें ए ऑप्शन ऑल राइट करेक्ट है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, चौदहवीं शताब्दी के दौरान भारत में किसने सोने व चांदी की नियमित मुद्राओं के स्थान पर सस्ती धातुओं से निर्मित सांकेतिक मुद्रा का उपयोग शुरू किया था? ए ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, बी ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, सी ऑप्शन है जलालुद्दीन खिलजी, डी ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी। तो हमारा इसमें बी ऑप्शन सही है, मोहम्मद बिन तुगलक। बी ऑप्शन करेक्ट है। मोहम्मद बिन तुगलक ने 14वीं शताब्दी में सांकेतिक व प्रतीकात्मक सिक्कों का प्रचलन किया। सांकेतिक और प्रतीकात्मक सिक्कों का प्रचलन किया। सिक्के संबंधित प्रयोग के कारण एडवर्ड थॉमस ने उसे धनवानों का राजकुमार कहा। मोहम्मद बिन तुगलक ने दोकानी नाम से सिक्कों का प्रचलन करवाया, किंतु इसका यह प्रयोग असफल हो गया और 12वीं शताब्दी में चीन के शासक कुबलई खान ने कागज की मुद्रा चलाई। किसने चलाई? चीन के शासक कुबलई खान ने कागज की मुद्रा चलाई, जिसे चाउ कहा जाता है। उसका प्रयोग सफल रहा। इसका प्रयोग क्या रहा? सफल रहा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, फतुहात फिरोजशाही में उसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड दिया है। किसकी प्रशासनिक, किसकी
प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड दिया है? ए ऑप्शन है गुलबंदन बेगम ने, बी ऑप्शन है अबुल फजल के, सी ऑप्शन है बिजाउद्दीन बर्नी के और डी ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक के। तो हमारा इसमें डी ऑप्शन सही है, फिरोज शाह तुगलक के। फतुहात ए फिरोज शाही में फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 ईस्वी की प्रशासनिक उपलब्धियों का विवरण दिया है। इसका लेखन स्वयं फिरोज शाह तुगलक ने किया है। इसका लेखन किसने किया है? फिरोज शाह तुगलक ने किया है स्वयं। उसने अपने शासनकाल में चांदी एवं तांबे के मिश्रण से निर्मित सिक्के चलाए, जिन्हें अद्दा एवं बिग खा गया है। क्या खा गया है? अद्दा एवं बिग खा गया है। फिरोज ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर दिया और इस्लामी कानून द्वारा स्वीकृत केवल 4 प्रकार के कर, खराज तथा लगान, खुम्ब, युद्ध में लूट का माल, जजिया एवं ज़कात को वसूल करने का आदेश दिया। फिरोज शाह तुगलक ने नगर एवं सार्वजनिक निर्माण कार्यों के अंतर्गत लगभग 300 नए नगरों की स्थापना की। इनमें से हियार हरियाणा, फिरोजशाहबाद दिल्ली में, फतेहाबाद हरियाणा में, जौनपुर उत्तर प्रदेश में आदि प्रमुख थे। इसकी मृत्यु सितंबर 1388 ईस्वी में हुई और हौज हास परिसर दिल्ली में इसे दफनाया गया। फिरोज शाह की मृत्यु कब हुई? सितंबर 1388 में हुई इसकी मृत्यु। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, आगरा शहर को किसने बसाया है? आगरा शहर को किसने बसाया है? आरआरबी ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है सेकंड शिफ्ट में, और आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ सेकंड शिफ्ट में। तो यह क्वेश्चन 100% चांस है। कितने परसेंट? 100% चांस है ग्रुप डी में आने का 2025 में। ए ऑप्शन है आलम शाह, बी ऑप्शन है सिकंदर लोदी, डी ऑप्शन है बहलोत लोदी और डी ऑप्शन है इब्राहिम लोदी। तो हमारा इसमें सी ऑप्शन सही है, बहलोत लोदी। आगरा शहर को किसने बनवाया? बहलोत लोदी, सी ऑप्शन करेक्ट है। लोदी वंश की स्थापना बहलोत लोदी ने की। लोदी वंश की स्थापना किसने की है? बहलोत लोदी ने की है लोदी वंश की स्थापना। उसके बाद सिकंदर लोदी शासक बना। बहलोत लोदी के बाद कौन बना शासन लोदी वंश का? सिकंदर बना। भूमि मापन के लिए गज एसी सिकंदरी नामक प्रमाणिक पैमाना सिकंदर लोदी ने प्रचलित किया। किसने किया? सिकंदर लोदी ने प्रचलित किया। किसको? भूमि को गज में नापने के लिए। कब किया? 1504 ईस्वी में किया था। उसने आगरा शहर बसाया तथा 1506 में राजधानी दिल्ली से आगरा ले गया। कहाँ ले गया राजधानी? दिल्ली से आगरा ले गया। कौन ले गया? सिकंदर ले गया। सिकंदर नहीं, बहलोत लोदी ले गया, सॉरी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, सालबाई की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे, जिसने पहले अंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया था? सालबाई की संधि पर सन किसमें हस्ताक्षर किए गए थे, जिसने पहले अंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया था? ए ऑप्शन है जून 1782, बी ऑप्शन है मई 1782, सी ऑप्शन है अप्रैल 1782 और डी ऑप्शन है अगस्त 1782। तो हमारा इसमें बी ऑप्शन सही है, मई 1782। तो 17 मई
1782 को यह संधि हुई थी। सालवाई की संधि 17 मई 1782 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी और पूना दरबार के बीच हुई थी। किस किस के बीच? ईस्ट इंडिया कंपनी और पूना दरबार के बीच हुई थी। और फरवरी 1783 ईस्वी में पेशवा की सरकार ने इसकी पुष्टि कर दी थी। कब की थी? फरवरी 1383 में इसकी शुरुआत कर दी थी। इसके फलस्वरूप 1775 ईस्वी से चला आ रहा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त हो गया। जो 1775 से चला आ रहा था प्रथम आंग्लो युद्ध, जो क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो हमारे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मराठों ने किस सन में अहमद शाह अब्दाली से पराजित होकर सत्ता खो दी थी? किस सन में खो दी थी अहमद शाह अब्दाली से? ग्रुप डी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन। मेरा इस क्लास को चलाने का, इस प्रैक्टिस सेट को चलाने का एक ही मोटिव है, आपका 2025 रेलवे ग्रुप डी में यहाँ से क्वेश्चन फंसना। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे क्वेश्चन यहाँ इसी क्लास से आएंगे, पर मेरा बेस्ट रोज सुबह 8 बजे क्लास आएगी। इसकी प्रैक्टिस सेट बन आया है आज, और रोजाना सुबह 8 बजे इसकी क्लास आती रहेगी। 30 क्लास कंप्लीट होने के बाद आप इनको दोबारा देखें, इनके नोट्स बनाएं, और बाकायदा इनमें से मेरी गारंटी है आपके 50% सवाल मिलेंगे। ये मेरा वादा है आपसे। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। मराठों ने किस सन में अहमद शाह अब्दाली से पराजित होकर सत्ता खो दी थी? ए ऑप्शन है 1762, बी ऑप्शन है 1761, सी ऑप्शन है 1763 और डी ऑप्शन है 1764। तो हमारा इसमें बी ऑप्शन सही है, 1761। 14 जनवरी का युद्ध हुआ था मराठों के बीच और अहमद शाह अब्दाली के बीच। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था ये, और अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ, जिसमें मराठों की हार हो गई। एक तो इस युद्ध को 18वीं सदी का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। 18वीं सदी का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है। तो यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी। एवं द्वितीय युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच हुआ, जिसमें अकबर विजय रहा था। पानीपत में कुल कितने युद्ध हुए? 3 युद्ध हुए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, बसीन की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? ए ऑप्शन है 1860 में, बी ऑप्शन है 1802 में, सी ऑप्शन है 1770 में और डी ऑप्शन है 1875 में। बसीन की संधि किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? बी ऑप्शन सही है, 1802 में। 1802 में हस्ताक्षर किए गए थे। बसीन की संधि पेशवा बाजीराव सेकंड एवं अंग्रेजों के मध्य 31 दिसंबर 1802 में हुई थी। इस संधि के तहत पेशवा ने 6000 अंग्रेजी सैनिकों की एक टुकड़ी पूना में रखना स्वीकार किया। गुजरात, ताप्ती तथा नर्मदा के आसपास के क्षेत्र तथा तुंगभद्रा नदी के सभी समर्पित क्षेत्र का राजस्व 26 लाख कंपनी को दिए। इसके साथ ही सभी यूरोपीय लोगों को सेवा से हटाने और सूरत व बड़ौदा पर दावा खत्म करने और अंग्रेजों की सलाह से ही अन्य देशों के साथ संबंध रखने की शर्त पेशवा द्वारा मान ली गई। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? ये सबको ही पता होगा, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? क्या था भाई महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम? ए ऑप्शन है बुलबुल, बी ऑप्शन है चेतक, सी ऑप्शन है हयग्रीव
और डी ऑप्शन है बादल। तो हमारा इसमें बी ऑप्शन सही है, चेतक। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? चेतक। महाराणा प्रताप के सबसे प्रिय और प्रसिद्ध नीलवर्ण मूल घोड़े का नाम चेतक था। क्या था? चेतक। हल्दी घाटी 1576 के युद्ध में चेतक ने अपनी अद्वितीय स्वामी भक्ति, बुद्धिमत्ता एवं वीरता का परिचय दिया। और ध्यातव्य है कि बादल रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम था। और बादल घोड़ा किसका नाम था? रानी लक्ष्मीबाई के घोड़े का नाम था बादल। क्योंकि जब अकबर और महाराणा प्रताप के बीच की सेना का युद्ध चल रहा था, तो 1576 सन की बात है, हल्दी घाटी के युद्ध में। तो क्या हुआ, महाराणा प्रताप ने जैसे मानसिंह पर हमला किया था, तो उसके हाथी के दांतों की सूंड में क्या थी? तलवार थी। तो उसके पैरों में क्या होया? उन तलवारों की लकीर आने के कारण उस महाराणा प्रताप का घोड़ा क्या हो गया? घायल हो गया। तो उसके कारण महाराणा प्रताप की सेना तो वैसे ही कम पड़ती जा रही थी। तो महाराणा प्रताप के भाई ने महाराणा प्रताप को सचेत किया कि आप जाओ, मैं इनको देखता हूँ। तो महाराणा प्रताप को चेतक ने एक लंबी नदी थी उसको पार कराया। उसके बाद में चेतक ने अपने प्राण त्याग दिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और यह युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध निरस्त रहा। इसमें किसी की भी विजय नहीं हुई, नहीं तो अकबर की विजय हुई, नहीं महाराणा प्रताप की विजय हुई। यह ध्यान रखना आप। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आसुफदौला द्वारा निर्मित आज भी इमामबाड़ा स्थित है। बीजापुर, दिल्ली, आगरा और लखनऊ। कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। डी ऑप्शन सही है, लखनऊ। बाड़ा, इमामबाड़ा उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर में। इसे आसफी इमामबाड़ा के नाम से भी जाना जाता है। अवध ने नवाब आसुफदौला ने 1784 में बनवाया। अवध को नवाब आसुफदौला ने कब बनवाया? 1784 ईस्वी में बनवाया। यह मुहर्रम और ईद जैसे मुस्लिम अनुष्ठानों के उद्देश्य से बनाया गया था। इसमें स्तंभों का प्रयोग नहीं किया गया। किसका प्रयोग नहीं किया गया? स्तंभों का प्रयोग नहीं किया गया। इसी ने अवध प्रांत की राजधानी फिरोजाबाद से लखनऊ स्थानांतरित की। अवध प्रांत की राजधानी फिरोजाबाद से कहाँ पर की? लखनऊ में स्थापित की। तो इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पूरे तरीके से पढ़ना, तो ये क्लास आपके काम आएगी। अगर आप इस चीज़ में समय दे रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन इसको क्लास को ध्यान से पढ़ने की कृपा करें। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है? ए है ग्रह, बी है सैटेलाइट, सी है तारा और डी है आकाशगंगा, गैलेक्सी। शॉर्टकट में इंग्लिश में क्या कहते हैं? गैलेक्सी। तो हमारा इसमें ए ऑप्शन सही है, ग्रह। सूर्य की परिक्रमा कौन करता है? ग्रह। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। यह सूर्य के चारों ओर, ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। सूर्य के क्या करते हैं? चारों ओर परिक्रमा करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्री संघ के अनुसार हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। बुध ग्रह, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इनके अतिरिक्त 3 बौने ग्रह हैं, सरेस, प्लूटो और एरिस। इस चीज को ध्यान रखना। ये बुध ग्रह, पृथ्वी ग्रह, ये तो सबको ही पता है, पर ये चीज आ सकती है अगर कोई डीपली पेपर बनाता है तो सरेस, प्लूटो और एरिस। सौरमंडल के 4 आंतरिक ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और आंतरिक ग्रह कौन से हैं? आंतरिक ग्रह किसके? सौरमंडल के, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ग्रह, जिन्हें स्थलीय ग्रह कहा जाता है। सौरमंडल के 4 बाह्य ग्रह है, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। कौन कौन से? बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, जिन्हें जोवियन ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्हें जोवियन ग्रह कहते हैं। और कोपरनिकस ने 1530 ईस्वी में बताया है कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है
और सारे ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ए है सौर मंडल 2.3 बिलियन पुराना, बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट है, सौर मंडल में बृहस्पति ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं, शुक्र ग्रह का कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। सौर मंडल 2.3 बिलियन पुराना, कितना पुराना है? 2.3 बिलियन पुराना है। तो ए ऑप्शन करेक्ट है। सौर मंडल से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य निम्नलिखित हैं। सौर मंडल लगभग 4.6 अरब पुराना है। कितना है? 4.6 अरब पुराना है, जिसको लगभग 2.3 मिलियन भी कहते हैं। ठीक है। सौरमंडल में बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। तो लेकिन ये क्या कह रहा है? बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट ग्रह, यह क्या है? सौरमंडल में है बुध ग्रह। सौरमंडल में बुध एवं शुक्र ग्रह के पास कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। सौरमंडल में शनि ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह है, लेकिन हमको नहीं आंसर दे रखा था। सॉरी, मैं कुछ गलत बोल गया आपके आगे, ये गलत है, ये रॉन्ग आंसर है। ये ऑप्शन रॉन्ग आंसर है। मैं मेरी भावनाओं में खो गया था। तो इसका सही आंसर ए है। ए तो आंसर इसका सही है, लेकिन मैंने बोलने में गलती कर दी, क्योंकि ये करेक्ट नहीं है। 2.3 बिलियन 4.6 अरब पुराना है। कितना पुराना है? 4.6। ये राइट है, लेकिन हमको गलत आंसर का चूज करना है, क्योंकि बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट होता है और सौर मंडल में बृहस्पति ग्रह से सर्वाधिक उपग्रह है और सूर्य ग्रह का कोई प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। तो इस चीज को ध्यान रखना है। 2019 में शनि के कुछ नए उपग्रहों की खोज हुई, जिससे शनि ने उपग्रहों की संख्या 82 हो गई, जबकि बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या 79 हो गई। पृथ्वी सौरमंडल एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। इसका एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, जो सौरमंडल में मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है और निहारिका सौरमंडल का भाग नहीं है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन हमारे सौरमंडल का हिस्सा नहीं है? यूरोप, सूर्य, चंद्रमा और ध्रुव तारा। तो ध्रुव तारा हमारा किसका हिस्सा नहीं है? सौरमंडल का हिस्सा नहीं है। तो डी ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन यूरोप, सूर्य, चंद्रमा तीनों ही क्या है? सौरमंडल का हिस्सा है। हमारे सौरमंडल का प्रावधान तारा सूर्य है। हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, अनेक उपग्रह चंद्रमा एवं यूरोपा, क्षुद्रदायन, उल्कापिंड सम्मिलित है और ध्रुव तारा आसमान में उत्तर की ओर दिखने वाला अत्यधिक चमकीला तारा है, जो पृथ्वी से 390 प्रकाश वर्ष दूर है, जो चंद्रमा पृथ्वी का एक यूरोपीय बृहस्पति का उपग्रह है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ग्रहों के ग्रहपथों का सामान्य आकार क्या होता है? ए गोलाकार, बी पैराबोलिक का, सी अंडाकार और डी शंक्वाकार। तो हमारा इसमें सी ऑप्शन सही है, अंडाकार। क्या होता है? अंडाकार। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। ग्रहों के ग्रहपथों का सामान्य आकार अंडाकार होता है और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग पर घूमती है, जिसे परिक्रमा या वार्षिक गति कहते हैं। पृथ्वी की परिक्रमण गति के निम्न प्रभाव देखे जा सकते हैं। सूर्य की किरणों का सीधा और तिरछा चमकना, कर्क और मकर रेखा का निर्धारण, ध्रुव पर 6 से 6 माह के दिन और रात और जलवायु कटिबंधों का निर्धारण और दिन व रात का छोटा बड़ा होना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सौर मंडल का हीलियोसेंट्रिक मंडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? सौर मंडल का हीलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ए ऑप्शन है जोहानेस केपलर, बी ऑप्शन है गैलीलियो गैलीली,
सी ऑप्शन है विलियम हेर्शल और डी ऑप्शन है निकोलस कोपरनिकस। तो हमारा इसमें डी ऑप्शन सही है, निकोलस कोपरनिकस। सौरमंडल का सूर्य केंद्र सिद्धांत सर्वप्रथम निकोलस कोपरनिकस द्वारा प्रस्तुत किया गया। निकोलस कोपरनिकस को आधुनिक खगोल विज्ञान का संस्थापक माना जाता है। उन्होंने ही सबसे पहले कहा था कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। कहाँ है? सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में, और पृथ्वी सतह सहित सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं। किसके लगाते हैं? सूर्य के। सूर्य कोई चक्कर नहीं लगाता। कौन? सूर्य पृथ्वी सहित सभी ग्रह सूर्य के क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं सूर्य के चारों ओर। क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय भूसीमा के साथ जुड़ी है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, भूटान। तो हमारा इसमें बी ऑप्शन सही है, बांग्लादेश के साथ जुड़ी हुई है। भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से जुड़ी हुई है, जो 4,96.7 किलोमीटर है। कितनी है? 4,096.7 किलोमीटर है। फिर उसके बाद चीन, पाकिस्तान एवं नेपाल के साथ है। फिर आता है चीन, आता है पाकिस्तान, आता है, फिर आता है नेपाल आता है। कौन कौन आता है? चीन, पाकिस्तान, नेपाल। तो पहले तो कौन आ गया? चाइना आ गया, पाकिस्तान आ गया, नेपाल आ गया, भूटान आ गया, म्यांमार आ गया और बांग्लादेश आ गया। जबकि दक्षिण में श्रीलंका है। और दक्षिण में क्या है? नॉर्थ में, वो नॉर्थ नहीं, साउथ में। साउथ में कौन है? श्रीलंका है। तो इस चीज को जरूर ध्यान रखना है, यह क्वेश्चन फंस सकता है 2025 के एग्जाम के थ्रू। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है? निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है? पहला मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। तो ए ऑप्शन सही है, मणिपुर। मणिपुर के साथ नहीं लगती है। मणिपुर राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। बांग्लादेश की सीमा से संबंध भारतीय राज्य असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय व पश्चिम बंगाल है। और बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी स्थानीय सीमा है, जो 4,096.7 किमी का साझा करता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं नेपाल की सीमा के साथ नहीं लगती है? ए है पश्चिम बंगाल, बी है बिहार, सी है उत्तर प्रदेश और डी है झारखंड। तो हमारा इसमें डी ऑप्शन सही है, झारखंड के साथ नहीं लगती है। भारतीय सीमा से कुल 7 पड़ोसी देश लगते हैं। कितने लगते हैं? कुल 7 पड़ोसी देश लगते हैं। कितने देश लगते हैं? 7 पड़ोसी देश लगते हैं। हमारा इसमें तो डी ऑप्शन करेक्ट है। सात पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? बांग्लादेश, एक मिनट रुको, इसको मैं ट्रिक के हिसाब से बता देता हूं तो आपको क्या थोड़ा याद रहेगा। पहला कौन सा आ गया? बांग्लादेश, फिर चाइना, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल आ जाएगा। नेपाल आ गया, म्यांमार आ गया, अफगानिस्तान आ गया तथा भूटान आ गया। तो ये 7 देश है। क्या है? भारत के 7 देश क्या है? पड़ोसी देश है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
इस चीज को ध्यान रखना। और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और बिहार, नेपाल और तत्कालीन ब्रिटिश शासित भारत के बीच 1816 ईस्वी में सुगोली संधि के तहत सीमा का निर्धारण किया गया। किसके तहत? सुगोली संधि के तहत। सुगोली संधि कब हुई थी? 1816 ईस्वी में हुई थी। तो इसको भी ध्यान रखना। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? ए है पुडुचेरी, बी है चंडीगढ़, सी है लक्षद्वीप और डी है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। तो हमारा इसमें सी ऑप्शन और राइट करेक्ट है, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप भारत के दक्षिण पश्चिम तट से दूर अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। इसका कुल सतह क्षेत्रफल लगभग 32 वर्ग किमी है। यह केरल उच्च न्यायालय के अधिकतर क्षेत्रों के अंतर्गत आता है और कवरत्ती लक्षद्वीप की राजधानी है। क्या है लक्षद्वीप की राजधानी? कवरत्ती। केंद्र शासित प्रदेश के रूप में 1 नवंबर 1956 का लक्षद्वीप को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था। वर्तमान में 2021 में भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है, जिसका गठन 31 अक्टूबर 2019 को किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा 25वां क्वेश्चन है, जो आपका होमवर्क रहेगा गृह कार्य। ये अगली क्लास में बताया जाएगा। अगला सेशन कल स्टार्ट करेंगे हम। जय हिंद, जय भारत।